Hello everyone, this is class 9 science chapter 14 natural resources. So इस वीडियो में हम लोग mineral riches in the soil इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। हम लोगों ने पिछले वीडियोस में हम लोगों ने पहले देखा बायोस्फीयर क्या होता है, फिर उसमें बायोटिक, एबायोटिक, फिर एबायोटिक में हम लोगों ने देखा था एयर और वाटर एंड नाउ इट्स अबाउट सॉइल। सो अब इस वीडियो में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, हम लोग फॉर्मेशन ऑफ सॉइल देखेंगे कि सॉइल बनता कैसे है, फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉइल फॉर्मेशन को होने में कौन कौन से फैक्टर्स उसकी हेल्प करते हैं, कॉम्पोजिशन ऑफ सॉइल का कॉम्पोजिशन क्या होता है एंड सॉइल पोल्यूशन। सो स्टार्टिंग फ्रॉम फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। सो देखो सॉइल बनता कैसे, बड़े बड़े रॉक्स मतलब मिलियंस एंड थाउजेंड्स ईयर्स पहले क्या होता था, उस टाइम पे बड़े बड़े रॉक्स होते थे जिसके अंदर बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते थे। अब ये जो रॉक्स होते थे ना, वो फिजिकली, केमिकली या फिर बायोलॉजिकल प्रोसेसेस से ये रॉक्स टूट जाते थे, ब्रेक हो जाते थे, जिसकी वजह से हमें छोटे छोटे पार्टिकल्स मिलते थे, फाइन पार्टिकल्स मिलते थे, जिसको अब हम लोग सॉइल कहते हैं। ठीक है, तो ऐसे आया सॉइल। अब हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से फैक्टर्स जो सॉइल फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। सो बेसिकली 4 फैक्टर है, सन, वाटर, एयर एंड लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ये 4 फैक्टर हेल्प करते हैं सॉइल फॉर्मेशन में। सबसे पहले सन कैसे हेल्प करता है। सो ड्यूरिंग द डे द रॉक एक्सपैंड्स। तो जब डे का टाइम होता है ना, तब ये जो हमारा जो रॉक है वो एक्सपैंड करते हैं, बड़े बड़े रॉक्स होते हैं ना, तो वो एक्सपैंड करते हैं और नाइट में वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। सिंस all the parts of the rock do not expand and contract at the same rate, this results in the formation of cracks and ultimately the huge rocks breaks up into smaller pieces. Now what happens is डे में एक्सपेंशन होता है और नाइट में कॉन्ट्रैक्शन होता है। तो अब हमारा जो इतना बड़ा रॉक है उसकी हर पार्ट, मतलब ऐसा तो ज़रूरी नहीं है कि अगर जो फर्स्ट पार्ट है रॉक का, समझ लेते कि वो रॉक 2 पार्ट में, ठीक है, तो फर्स्ट रॉक जिस टाइम पे एक्सपैंड और कॉन्ट्रैक्ट करेगा उसी टाइम पे सेकेंड रॉक होगा। अगर फर्स्ट रॉक डे में 5 AM को अगर एक्सपैंड करता है तो इट इज़ पॉसिबल कि हमारा जो सेकेंड पार्ट है रॉक का, जो सेकेंड पार्ट है वो 10 AM को करे, तो उसके जो रेट है वो चेंज होता है और उनके टाइमिंग्स भी अलग होते हैं ना। तो ड्यू टू दैट क्रैक्स आते हैं वहाँ पे, दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ क्रैक्स के होने से फिर हमारा ये जो रॉक है वो टाइनी पीसेस में आ जाता है। देखो ये एक रॉक है, इसमें फिर ऐसे क्रैक्स आ जाते हैं, और ये क्रैक्स आए कैसे, क्योंकि जो पार्ट्स होते हैं ना इस रॉक्स के, उनके जो एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन है वो सबका सेम रेट पे नहीं होता है, तो इसकी वजह से ये क्रैक्स है। और इन क्रैक्स की वजह से हमारा जो रॉक होता है वो ऐसे सॉइल में, मतलब टाइनी पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाता है, जिसकी वजह से हमें सॉइल मिलता है। ठीक है, ये हम लोगों ने देखा सन के बारे में। नाउ वाटर। So water helps in the formation of soil in 2 ways. पहला, water could get into the cracks in the rocks formed due to uneven heating by the sun. If this water later freezes, it would cause the cracks to widen. अब हम लोगों ने देखा कि cracks आते हैं, तो अभी water क्या करेगा, उन cracks के अंदर जाके घुस जाएगा, उन cracks के अंदर, ठीक है, फिर वो क्या करेगा, वो वहाँ पे फ्रीज हो जाएगा। जब वो फ्रीज होगा तो वो एक्सपैंड होगा, उसके एक्सपेंशन से, वाटर के एक्सपेंशन से वहाँ पे बहुत सारे और दूसरे क्रैक्स ऑब्टेन हो जाएंगे, जिसकी वजह से ये जो रॉक है हमारा वो टूट जाता है और सॉइल फॉर्मेशन होती है। सेकेंड इज फ्लोइंग वाटर वेयर्स अवे इवन हार्ड रॉक ओवर लॉन्ग पीरियड्स ऑफ टाइम। तो जब पानी एकदम तेज से बह रहा होता है तो वो जो हार्ड रॉक है ना, हार्ड रॉक्स होते हैं, उसको भी पानी में लेके बह जाता है। फास्ट फ्लोइंग वाटर ऑफन कैरीज बिग एंड स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ रॉक डाउनस्ट्रीम। तो जब ये फास्ट फ्लो होते हैं ना, तो ये लोग क्या करते हैं, वो बड़े और छोटे सारे पार्टिकल्स को अपने अंदर ही लेके बह जाते हैं। सो दीज रॉक्स रब अगेंस्ट ईच अदर
and the resultant abrasion causes the rocks to wear down into smaller and smaller particles. तो अब ये जो रॉक्स है वो जब एक दूसरे से घसकते हैं, मतलब एक दूसरे से ये लोग जब रब होते हैं तो इसकी वजह से ये लोग एक दूसरे को ही डैमेज देते हैं, जिसकी वजह से ये लोग छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड होते जाते हैं. The water then takes these particles along with it and deposits it further down its path. तो अब ये जो बड़े बड़े रॉक्स थे वो रब होते होते इतने छोटे हो गए, इतने छोटे कि वो सॉइल बन गए, एंड दीज आर दी टाइनी पार्टिकल्स. फिर हमारा ये जो वाटर है, जो फास्ट फ्लोइंग वाटर होता है, वो इनको एक जगह पे डिपॉजिट कर देता है और अपने आप आगे बह जाता है. तो अब इससे ये होता है कि दैट द सॉइल इज थस फाउंड इन प्लेसेस फार अवे फ्रॉम इट्स पेरेंट रॉक. पेरेंट रॉक से ये लोग बहुत अलग जगह आ जाते हैं. कौन लेके आते हैं इनको इतनी अलग जगह? पानी, क्योंकि ये लोग पानी में बह जाते हैं, जिसकी वजह से वो लोग अलग जगह पे पहुंच जाते हैं. सबसे पहला हम लोग ने देखा कि वाटर कैसे अफेक्ट करता है. तो देखो ये जो बड़े बड़े रॉक्स होते हैं ना, वाटर इनके अंदर घुस जाता है, जिसकी वजह से ये फ्रीज हो जाते हैं और ये बड़े वाइड बन जाते हैं. फ्रीज होने से उन क्रैक्स का एक्सपेंशन होता है. जब उन क्रैक्स का एक्सपेंशन होता है तो बाकी उसी स्टोन में और बहुत सारे क्रैक्स अपने आप ही आ जाते हैं, जिसकी वजह से वो स्टोन टूट जाता है और छोटे छोटे टाइनी पार्टिकल्स में वो बन जाता है. सो दिस वाज द फर्स्ट वे इन विच वाटर हेल्प्स इन द सॉइल फॉर्मेशन. सेकेंड वे वाज कि ये जो बड़े बड़े जो रॉक्स होते हैं ना, वो पानी के अंदर ही फ्लो कर जाते हैं. पानी एकदम फास्ट फ्लोइंग होता है तो उसके अंदर ही फ्लो कर जाते हैं ये लोग, जिसकी वजह से फिर ये जो रॉक्स होते हैं वो एक दूसरे को रब करते हैं, जिसकी वजह से वो लोग डैमेज हो जाते हैं, वो लोग खराब हो जाते हैं. इतने रबिंग की वजह से खराब हो जाते हैं और एकदम टाइनी पार्टिकल्स में आ जाते हैं, और वो टाइनी पार्टिकल्स होते हैं हमारे सॉइल. सो बेसिकली जो भी हो रहा है, सन भी सॉइली बना रहा है, वाटर भी सॉइली बना रहा है. सो दीज आर द फैक्टर्स विच अफेक्ट सॉइल फॉर्मेशन. तो ये थे हमारे दो फैक्टर्स. नाउ मूविंग टू द थर्ड विच इज एयर. सो अब एयर in a process similar to the way in which water rubs against rocks and wears them down, strong winds also erode rocks down. तो अब जिस तरह से वाटर इन सारे जो रॉक्स हैं उनको नीचे लेके जाता है पानी में, मतलब बहलाता है, और फिर एक दूसरे से ये लोग रब हो जाते हैं ना रॉक्स, उसी तरह जो एयर में जो स्ट्रॉन्ग विंड्स होती है, हमें पता है ना विंड्स क्या होती है, द मूवमेंट ऑफ एयर को हम लोग विंड्स कहते हैं. तो जब ये स्ट्रॉन्ग विंड्स होती है तो ये भी उसी तरह रॉक्स को इरोड करती है. द विंड ऑल्सो कैरीज सैंड फ्रॉम वन प्लेस टू द अदर लाइक वाटर डज. तो वो सैंड को भी एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाती है. कौन? विंड. वही यहाँ पे भी रबिंग ही होता है. ये जो स्टोन्स है, ये जो रॉक्स है, उनका रबिंग होता है, जिसकी वजह से ये लोग टूट जाते हैं, और इतना टूट जाते हैं कि वो लोग टाइनी पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, विच इज आर सॉइल. तो ये इस तरह से एयर बहुत ज़्यादा बड़ा हमें, मतलब एयर इज अ फैक्टर ऑफ सॉइल फॉर्मेशन. नाउ इट्स फॉर लिविंग ऑर्गेनिजम्स. सो द लिचेंस ग्रोज ऑन द सर्फेस ऑफ रॉक्स. लिचेंस हम लोगों ने देखा था, ये क्या होता है? सिम्बायोटिक रिलेशनशिप ऑफ फंगी एंड algae, राइट? उसको हम लोग लिचेन कहते हैं. तो ये जो लिचेन है वो रॉक्स के जो सर्फेस है उस पर ग्रो करता है. While growing, they release certain substances that cause the rock surface to powder down and form a thin layer of soil. अब ये जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में हम लोगों ने देखा ना लिचेंस, तो भी लिचेंस जब ग्रो करते हैं उस रॉक पे, तो वो लोग एक ऐसा सब्सटेंस रिलीज करते हैं जिसकी वजह से रॉक के जो सरफेस है ना उस पर कुछ पाउडर आ जाता है, या उससे जो पाउडर है वो हट जाता है, जिसकी वजह से ये जो रॉक है वो एक थिन लेयर ऑफ सॉइल में कन्वर्ट हो जाता है. Other small plants like moss are able to grow on the surface and they cause the rock to break up further. फिर मॉस भी ऐसे ही ग्रो करता है इस पे, और इसी की वजह से ये सरफेस पे ही ग्रो होते हैं, और इसी की वजह से भी रॉक ब्रेक करता है. The roots of big trees sometimes go into cracks in the rocks and
As the root grow bigger, the crack is forced bigger. अब ट्रीज में भी यही होता है, ट्रीज के जो रूट्स है वो भी जितना डीप डीप जाते हैं उतना ही ये जो रॉक्स है उनमें क्रैक्स आते रहते हैं. अगर ज़्यादा वो जो रूट्स है वो ज़्यादा बड़े और बिगर होंगे तो फिर ये जो रॉक का जो क्रैक है उसके अंदर ज़्यादा फोर्स पड़ेगा. सो दिस वाज ऑल अबाउट लिविंग ऑर्गेनिजम्स. उसमें हम लोगों ने देखा लिचेंस, फिर हम लोगों ने देखा मॉस एंड ट्रीज. तो लिचेंस, मॉस एंड ट्रीज ये हम लोगों ने देखा लिविंग ऑर्गेनिजम्स में. और फिर हम लोगों ने हम लोगों ने पढ़ा सन के बारे में. वाटर के भी 2 टाइप्स पढ़े हम लोगों ने, 2 वेज में करता है. फिर एयर पढ़ा एंड नाउ लिविंग ऑर्गेनिजम्स. सो दिस वाज द फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉइल फॉर्मेशन. अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कॉम्पोजिशन ऑफ सॉइल. सॉइल का कॉम्पोजिशन कैसे हो. सो सॉइल इज अ मिक्सचर. वी ऑल नो सॉइल इज अ मिक्सचर. उसके अंदर कितना कुछ होता है, ह्यूमस, न्यूट्रिएंट्स, वाटर, कितना कुछ होता है सॉइल में. इट कंटेन्स स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ रॉक्स, bits of decayed living organisms which is called humus, and various forms of microscopic life. ठीक है, so ये soil के अंदर present होता है. The types of soil is decided by the average size of particles found in it. ये बहुत important है. soil की type हमें किससे पता चलती है, तो soil की type हमें उसके जो particles है ना उसके average size से हमें पता चलती है soil की type. The quality of the soil is decided by the amount of humus and the microscopic organisms found in it. Type तो हमें पता चलती है उसके particles के average size से, quality हमें पता चलती है उसके humus के amount से और उसके microorganisms के amount से हमें पता चलती है उसकी quality. ठीक है? Moving further, humus is a major factor in deciding the soil structure because it causes the soil to become more porous and allows water and air to penetrate deep underground. अब ये जो ह्यूमस है ना वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है सॉइल में. कैसे रोल प्ले करता है, तो ये जो ह्यूमस है ना वो सॉइल के स्ट्रक्चर को डिसाइड करता है. ये ह्यूमस सॉइल में पोरस, सॉइल को बहुत ज़्यादा पोरस बनाता है और वाटर और एयर को डीप अंडरग्राउंड, अंडर रूट्स में उसको भेजता है ताकि जो हमारा जो प्लांट है वो अच्छे से ग्रो हो सके. The mineral nutrient that are found in a particular soil depends on the rock it was formed from. तो हम लोगों ने देखा कि रॉक से हमें न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं. हम लोगों ने देखा बड़े बड़े रॉक्स टूट जाते हैं फिजिकल, केमिकल या बायोलॉजिकल प्रोसेसेस से. तो अब जो मिनरल और न्यूट्रिएंट्स सॉइल को मिलते हैं वो किस पे डिपेंड करते हैं, वो उस बड़े वाले रॉक पे डिपेंड करते हैं जिससे वो आया है. ठीक है. द न्यूट्रिएंट कंटेंट ऑफ अ सॉइल, द अमाउंट ऑफ ह्यूमस प्रेजेंट इन इट एंड द डेप्थ ऑफ द सॉइल आर सम ऑफ द फैक्टर्स दैट डिसाइड व्हिच प्लांट विल थ्राइव ऑन द सॉइल. अब इस सॉइल पे कौन सा प्लांट थ्राइव करेगा ये कौन डिसाइड करेगा, तो ये डिसाइड करेगा कंटेंट ऑफ द सॉइल, मतलब उस सॉइल का कंटेंट कैसा, उसके न्यूट्रिएंट्स कैसे, मिनरल्स कैसे, एक तो वो, फिर ह्यूमस, उसके अंदर कितने अमाउंट में ह्यूमस प्रेजेंट है वो, और उस सॉइल की डेप्थ. ये 3 चीज़ें डिसाइड करेगी कि उस सॉइल पे कौन सा प्लांट आएगा. ठीक है. Thus, the topmost layer of the soil that contains humus and living organisms in addition to the soil particles is called the topsoil. Topsoil किसे कहते हैं? The topmost layer of the soil that contains humus, living organisms and soil particles is called the topsoil. अब आते हैं soil pollution. So modern farming एक ऐसी प्रैक्टिस है जिसकी वजह से soil pollution बहुत ज़्यादा होता है. क्यों होता है? क्योंकि उस मॉडर्न फार्मिंग के प्रैक्टिसेस में बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स यूज़ किए जाते हैं जिसकी वजह से सॉइल पे बहुत ज़्यादा बैड इफेक्ट होता है. अब ये पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर्स करते क्या हैं, तो ये जो पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर्स है वो सॉइल के स्ट्रक्चर को ख़राब कर देते हैं और ये लोग स्मॉल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो सॉइल के न्यूट्रिएंट्स को नरिश करते हैं वो उन स्मॉल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को मार देते हैं. और ये जो पेस्टिसाइड्स है, फर्टिलाइजर्स है,
ये अर्थवर्म्स को भी मार देते हैं, जिसकी वजह से जो ह्यूमस है वो अच्छा बनता है। मतलब ह्यूमस की वजह से हमारा अर्थवर्म्स की वजह से हमारा ह्यूमस अच्छा बनता है। तो ये जो फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स है ये अर्थवर्म्स को मार देते हैं और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को मार देते हैं, क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स तो हमें हेल्प करता है न्यूट्रिएंट को नरिश करने में, ये लोग उसको भी मार देते हैं। सो ये जो फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स है वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को मारते हैं और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमें नरिश करता है हमारे न्यूट्रिएंट्स, और अर्थवर्म्स को मारते हैं जो हमारा जो ह्यूमस है उसको रिच करता है, उसके अंदर और अच्छे न्यूट्रिएंट्स डालता है। तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं होता है मॉडर्न फार्मिंग प्रैक्टिसेस। Fertile soil can quickly be turned barren if sustainable practices are not followed. जो भी फर्टाइल सॉइल फर्टाइल लैंड होगी वो फटाफट से बैरन हो जाएगी। बैरन मतलब एकदम घटिया, एकदम मतलब जहाँ पे आप एग्रीकल्चर ना कर पाओ वैसे लैंड को बैरन कहते हैं। तो जितनी भी हमारे यहाँ पे फर्टाइल सॉइल या अगर ऐसी मॉडर्न फार्मिंग प्रैक्टिसेस यूज़ की गई और फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स का यूज़ किया गया तो ये फर्टाइल सॉइल बहुत जल्दी ही बैरन में कन्वर्ट हो जाएगी। Removal of useful components from the soil and addition of other substances which adversely affect the fertility of the soil and kill the diversity of organisms that live in it is called soil pollution. Soil pollution होता क्या है, इसका मतलब क्या होता है soil pollution का, इसका definition क्या है? So removal of useful components, जो components चाहिए होते हैं soil को हम उसे निकाल देते हैं, and एडिशन ऑफ अदर सब्सटेंसेस और फर्टिलाइजर्स पेस्टिसाइड्स केमिकल्स इन सब का एडिशन हो जाना सॉइल में, ये करता क्या है, विच एडवर्सली अफेक्ट द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल। सबसे ज़्यादा जो फर्टिलिटी सॉइल का जो फर्टिलिटी होता है उसको सबसे ज़्यादा खराब करता है, एंड किल द डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स दैट लिव इन इट। तो उस डाइवर्सिटी में जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो उसको मार देता है। This is called soil pollution. Soil pollution वापस removal of useful components from the soil and addition of other substances which adversely affect the fertility of the soil and kill the diversity of organisms that live in it is called soil pollution. The fine particles of soil may be carried away by flowing water or wind. तो सॉइल के जो अच्छे अच्छे पार्टिकल्स होते हैं, फाइन पार्टिकल्स होते हैं, वो वाटर या विंड उसको कैरी अवे कर जाती है, जिसकी वजह से हमारे पास न्यूट्रिएंट्स नहीं रहते हैं। इफ ऑल द सॉइल गेट्स वॉश्ड अवे एंड द रॉक्स अंडरनीथ आर एक्सपोज्ड, वी हैव लॉस्ट अ वैल्यूएबल रिसोर्स बिकॉज वेरी लिटिल विल ग्रो ऑन द रॉक। अगर ऐसे मतलब जब अगर ये फ्लोइंग वाटर और विंड सारे पार्टिकल्स को, फाइन पार्टिकल्स को लेके चली जाएगी तो हम लोग एक वैल्यूएबल रिसोर्स खो देंगे, क्योंकि यही पार्टिकल्स है, यही फाइन पार्टिकल्स हेल्प करती है सॉइल को ग्रो कर सॉइल और प्लांट्स को ग्रो करने में। अगर ये चली जाएंगी तो इट इज़ नॉट एट ऑल पॉसिबल फॉर द प्लांट्स टू ग्रो ऑन द रॉक। The roots of plants have an important role in preventing soil erosion. Plants का जो root होता है ना वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है soil erosion को बचाने के लिए। A large scale of deforestation that is happening all over the world not only destroys biodiversity, it also leads to soil erosion. देखो, बहुत ज़्यादा स्केल में अगर डिफॉरेस्टेशन होता है तो इस डिफॉरेस्टेशन की वजह से हमारी डाइवर्सिटी तो खराब होती ही है, लेकिन उसके साथ साथ ये सॉइल इरोजन को भी लीड करता है। और सॉइल इरोजन एक ऐसी प्रैक्टिस है जो एक बार हो गई ना तो वापस रिवर्स नहीं हो सकती है। टॉप सॉइल दैट इज बेयर ऑफ वेजिटेशन इज लाइकली टू बी रिमूव्ड वेरी क्विकली। तो हमारी जो टॉप सॉइल थी जिसके अंदर ह्यूमस था, लिविंग ऑर्गेनिजम्स थे और सॉइल पार्टिकल्स थे, वो अगर एक बार चली जाएगी तो वो वापस नहीं आएगी। This process of soil erosion is very difficult to reverse. अगर एक बार ये soil erosion हो जाता है तो इसको वापस ठीक करना is very difficult. This was all about this soil topic. अगर आपको इस चैप्टर के MCQ फॉर्म के नोट्स चाहिए
So do visit askandstudy.com. Hope you guys like this video. Do share, do comment and do subscribe to our channel Ask and Study. Thank you.